फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ एग्रीकल्चर स्टूडेंट एकेडमी। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे दोबारा से इस सब्जेक्ट के वीडियो पे जो कि एग्रीकल्चर हेरिटेज। और आज हम सेकंड यूनिट के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने पहला यूनिट इसका अपलोड कर दिया है, आप जाके लिंक में दिया और डिस्क्रिप्शन में जाइए और क्लिक कीजिए, एक बार आपको वीडियो मिल जाएगा। नहीं तो आप हमारे चैनल को भी एक बार देख सकते हैं। उसमें मैंने हॉर्टिकल्चर एग्रोनॉमी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, तो आप उसको भी एक बार जाके देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं कि एग्रीकल्चर का जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुआ, उसके बारे में हम कुछ जानेंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए फ्रॉम पास्ट। हमारे जब से पूर्वज जब से खेती कर रहे हैं तब से लेके अभी तक क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं नए नए, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। मॉडर्न एरा में अभी तक क्या हुए हैं। फिर ये भी जानेंगे फ्रेंड्स कि कैसे ट्रेडिशनल नॉलेज आज के ज़माने में हमारे फार्मर्स यूज़ करते हैं क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए या प्लांट के कल्टीवेशन के लिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो होने वाला है हमारा जर्नी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो फ्रेंड्स, जैसे आप जान रहे हैं इंडियन एग्रीकल्चर जो है फ्रेंड्स वो बिगेन हुआ था 900 BC में। ये ई गलती से आ गया फ्रेंड्स। 900 BC में स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स। और उसके बाद जब इंसानों ने जाना कि खेती भी की जा सकती है, उस ज़माने में आदि मानव लोग 900 BC में जब उन्होंने देखा, बिफोर क्राइस्ट, जब उन्होंने जाना कि ये खेती करके क्रॉप उगा के हम अपने पेट भर सकते हैं, अनाज उगा के हम अपना पेट भर सकते हैं, तो लोगों ने प्लांटेशन करना स्टार्ट किया। वो ये समझने लगा कि प्लांटेशन कैसे होता है, उसमें कितनी कैसे उसमें पानी डलता है, उसका न्यूट्रिशन लेवल। उस समय तो न्यूट्रिशन के बारे में कोई जानता नहीं था फ्रेंड्स। तो वो लोग ये समझते थे कि पानी से ही सारा जो भी है उनका रिक्वायरमेंट प्लांट का वो फुलफिल हो जाता है, उनको और कोई एसेंशियल बाहर से रिक्वायरमेंट देने का जरूरत नहीं है। जैसे जैसे समय बीता फ्रेंड्स, वो ये जाने ना कि कैसे क्रॉप को अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं बाहर से, उनको वाटर से नहीं मिलता। जब एक्सपेरिमेंट्स उस समय में जब आविष्कार हुए नए नए, कुछ फेल भी हुए, कुछ सक्सेस भी हुए, कुछ बहुत ज़्यादा सक्सेस हो गए, तो उन सब के फ़ायदे हमें आज देखने मिल रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, पढ़ता हूँ आगे। इंडियन एग्रीकल्चर बिगन्स बाय 900 BC, जैसा मैं बताया फ्रेंड्स, ऑन नॉर्थ वेस्ट इंडिया एज अ रिजल्ट ऑफ अर्ली कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स। तो फ्रेंड्स, उस समय क्या हुआ था ना कि जब लोगों ने समझा कि उपजाऊ कैसे होता है, किसी भी फसल की खेती कैसे की जाती है, उन्होंने जब ये समझा तो ये भी जानने लगे कि हम एनिमल्स को, जो गाय हैं, जो पशुएं हैं, जो भी जानवर हैं, उनके मदद से हम कैसे अपने खेत को कैसे उपजाऊ बना सकते हैं, ये वो जाने समझे और कोशिश किया कि उनसे ही काम करवाया जाए ताकि उनका काम और आसान हो जाए, किसानों का, उस समय के आदि मानव से। आगे फ्रेंड, शेल्टर लाइफ सून फॉलोड विथ इम्प्लीमेंट्स एंड टेक्निक्स बीइंग डेवलप्ड फॉर एग्रीकल्चर। जैसे जैसे फ्रेंड्स समय बढ़ा तो उन्होंने ये देखा कि कुछ इम्प्लीमेंट्स भी यूज़ किया जा सकता है। कोदाल हो सकता है, खुरपी हो सकता है, और भी जितने इम्प्लीमेंट्स हैं जो आज के ज़माने में हम यूज़ करते हैं, हमारे किसान भाई यूज़ करते हैं, वो पहले उन्होंने ये डेवलप किया। उन्होंने ये समझा कि इनसे भी हम जो अपना फसल उगा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलता है, उन्होंने ये जाना। और फिर आज के ज़माने तो फ्रेंड्स बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स भी यूज़ हो रहे हैं, नए नए मशीन्स आ गए हैं। तो हमारे पूर्वजों का दिया हुआ है वो सब, वो फेल हुए, वो सक्सेस हुए, जो भी हुए, नाकाम हुए या कामयाब हुए, उनसे हमें सीख मिलती है। इसकी वजह से आज हम विकसित हुए हैं और होते ही जा रहे हैं और होंगे। डबल मॉनसून लेड टू 2 हार्वेस्ट बीइंग रिप्ड इन 1 ईयर। फ्रेंड्स, वो उन्होंने ये भी जाना ना कि एक साल में जितने मौसम आते हैं उसके हिसाब से एक पर्टिकुलर लैंड में अलग अलग तरह के क्रॉप को उपजाया जाता है। जैसे आज हम जानते हैं फ्रेंड्स, खरीफ क्रॉप क्या होता है, रबी क्रॉप क्या होता है, किस सीज़न में कौन सा क्रॉप उगता है। राइस जो है वो गर्मी में होता है, ठंडा में। पम्पकिन जो है ठंडा में होता है, गर्मी में। तो ये सब क्वेश्चन जो है वो उस समय भी अराइज हुए थे। तो लोगों ने ये समझा, ये जाना कि आज के समय में, उस समय मैं बात कर रहा हूँ लगभग आज से 200-300 साल पहले,
उस समय लोग ने ये जाना कि मौसम चेंज होने की वजह से भी क्रॉप को इफेक्ट होता है। डिफरेंट सीजन में डिफरेंट क्रॉप्स लगते हैं, डिफरेंट क्लाइमेट में डिफरेंट उनका न्यूट्रिशन क्वांटिटी या फिर जो भी है वो होता है। Indian products soon reached the world via existing trade networks and foreign crops were introduced in India। अब देखिए फ्रेंड्स, हुआ क्या ना कि जल्द ही उस समय लोगों ने ये जाना धीरे धीरे जानना समझने लगे कि क्रॉप का जो प्रोडक्शन होता है ना, उसको हम एक जगह से दूसरे जगह भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, ताकि वहाँ का क्रॉप यहाँ आए और यहाँ का क्रॉप वहाँ जाए। जिसके मदद से क्या होगा फ्रेंड्स, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप का डेवलपमेंट सीखेंगे। कौन सा क्रॉप किस डेवलपमेंट किस एरिया में होता है, कैसा सॉइल कैसा इन्वायरमेंट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे। कुछ नए प्लांट्स का भी डेवलपमेंट हम कर सकते हैं, ये भी उन्होंने जाना। और फिर मार्केटिंग ऐसे धीरे धीरे बढ़ने लगा। प्लांट एंड एनिमल्स कंसीडर्ड इसेंशियल टू देयर सर्वाइवल बाय द इंडियंस केम टू बी वर्शिप एंड वेनरेटेड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ वर्शिप तो हम आप जानते हैं, प्रार्थना करना, किसी भी भगवान के आगे प्रार्थना करना। और वेनिटेटेड मतलब होता है अगर कोई काम हो जाता है ना, काम डन हो गया, अच्छा से हो गया भगवान का आशीर्वाद से, तो उसको वेनिटेशन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। जैसे मैं बताया पहले भी सेकेंड पॉइंट में कि एनिमल्स का यूज़ करने लगे थे लोग, ये जानने लगे थे कि कैसे हम खेती करने में, जब हम खेती करते हैं तो कैसे हम एनिमल का मदद से ये टिलेज कर सकते हैं। ठीक है, और टिल्ट कैसे कर सकते हैं, उन्होंने ये जाना उस समय के लोगों ने। और फिर वो समझने लगे धीरे धीरे एग्रीकल्चर को, फार्मिंग को क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जर्नी ऑफ एग्रीकल्चर ऐसे ही रहा। पहले ज़माने में लोग ने ये सीखा कि कैसे वो जानवरों से काम करवा सकते हैं, कैसे वो नए प्लांट्स को डेवलप कर सकते हैं, कैसे वो अलग अलग ज़मीन पे अलग अलग तरह का क्रॉप उगा सकते हैं, अलग अलग सीज़न में अलग अलग तरह का क्रॉप उगा सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ आज तक हमें पता चला है उनके द्वारा, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट किया था, उसकी वजह से हम आज जान पाए हैं। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स, ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, कोई आज तक जानता ही नहीं कि फार्मिंग भी एक ऐसा नेटवर्क है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें डेवलपमेंट हो सकता है, विकसित वो हो सकता है, उसके मदद से हम अपनी खाना पूर्ति कर सकते हैं। तो उस समय लोगों के दिमाग में आया, तब आज हम जान रहे हैं सेक्टर को, तो हमें थैंकफुल भी होना चाहिए। आइए देखते हैं फ्रेंड, डेवलपमेंट क्या हुआ उस समय से लेके अब तक। अब जानते हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे आप देख लीजिए, आज से 200 साल पहले के बाद अब तक बहुत सारे रिवॉल्यूशंस आए हैं, वाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिन्होंने एग्रीकल्चर साथ ही साथ डेयरी फार्मिंग का पूरा अस्तित्व ही चेंज कर दिया। आज देखिए फ्रेंड्स, आपको घर बैठे मिल्क मिल जाता है, घर बैठे आपको अनाज खाना सब चीज़ मिल जाता है। किसकी वजह से? क्योंकि फार्मर जो उगाता है वो मार्केट में आता है और मार्केट से फिर आपके पास। तो एक तरह से आपका जो मेहनत करना पड़ता था, किसान से लीजिए फिर अपने घर पे लाइए या फिर अपने किसान से मार्केट में ले जाइए, तो वो आपको करने का ज़रूरत नहीं है। आपको बस पैसा पे करना है और आपके घर पे आके वो जो भी फ्रूट या वेजिटेबल्स है वो आपके घर में पहुंच जाएंगे। तो आजकल बहुत आसान हो गया है फ्रेंड्स। फिर नए नए मशीनरीज भी आ गए हैं, जिसकी वजह से किसानों को थ्रेसिंग हार्वेस्टिंग करने में आसानी होती है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे जगह हैं फ्रेंड जहाँ पे आज भी मशीनरीज नहीं है, लेकिन वहाँ पे लोग ट्रेडिशनल नॉलेज, अपने पुराने ज़माने के दादा परदादा लोग जैसे कटाई छटाई करते थे या ट्रेनिंग प्रूनिंग किया करते थे, तो उन्हीं के हिसाब से लोग अपना कार्यक्रम कर रहे हैं खेती में। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। फ्रॉम एशियन टाइम एग्रीकल्चर हैज़ प्लेड अ वाइटल रोल इन इंडियन ग्रोथ एंड कैन बी ट्रेड बैक टू इंडिजिनस वैली सिविलाइजेशन। देखिए फ्रेंड्स, ये इंडिजिनस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अब ये समझ लीजिए, किसी गांव को डेवलप करना क्या मतलब ये होता है, इंडिजिनस वैली कल्टीवेशन। किसी गांव को, अब देखिए, किसी गांव को अगर आप शहर की ओर लेके जा रहे हैं ना, उसको विकास कर रहे हैं, वहाँ पे मशीनरी ला रहे हैं, मशीनरी सेटअप कर रहे हैं, ट्रैक्टर ला रहे हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहाँ का इंक्रीज़ कर रहे हैं, रोड सुधार रहे हैं, जिसकी वजह से फार्मर्स को अच्छा फ़ायदा हो रहा है, तो उसको इंडिजिनस वैली
सिविलाइजेशन कहते हैं। तो इस तरह के फ्रेंड्स बहुत सारे रिवोल्यूशंस आए, जिसकी वजह से किसानों को बहुत आसान हो गया है। उन्हें क्या करना पड़ता है, सिर्फ अपना हार्वेस्टिंग करना पड़ता है क्रॉप का, और जाके बिचौलिए होते हैं या मार्केटर्स या फिर जो भी डीलर्स होते हैं उनको जाके बस देना पड़ता है, और फिर डीलर से फिर हमें मिल जाता है। अब हमें धूप में जाके किसानों से ख़रीदना नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ मार्केट में जाना, या फिर आजकल तो ऑनलाइन सब चीज़ हो गया है तो आसानी भी होगी। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। सिंस देन इंडियन एग्रीकल्चर हैज़ विटनेसेस many phases. However, the real success of scientific farming and use of various technologies in agriculture can be attributed to the green revolution. Green revolution के बारे में तो आप सब जानते हैं फ्रेंड, कैसे हमने नए नए प्लांट्स का डेवलपमेंट किया, जिसकी वजह से उनका ईल्डिंग, हाई प्रोडक्शन बढ़ गया और ईल्डिंग होने लगी। साथ ही साथ वो पेस्ट रेजिस्टेंस या डिजीज रेजिस्टेंस भी हो गया, जिसकी वजह से हमें बहुत फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इंडियन एग्रीकल्चर में बहुत सारे फेजेस हैं, बहुत सारे कुछ फेजेस हैं जैसे कल्टीवेशन करना, हार्वेस्टिंग करना, इरिगेशन करना वगैरह वगैरह, बहुत सारे हैं। आजकल फ्रेंड्स रियल सक्सेस जो है वो साइंटिफिक फार्मिंग के द्वारा ही मिल पा रहा है। साइंटिस्ट जो है फ्रेंड वो बहुत सारे डेवलपमेंट कर रहे हैं हमारे लिए। वो रात रात भर जागते हैं ये सोच के कि हमारे किसान जितनी मेहनत करते हैं कड़े धूप में, 3 महीने लगातार उस मिट्टी में पसीना बहा के क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं। समझ रहे हैं फ्रेंड्स कितना मेहनत वाला काम है। तो फ्रेंड्स उनके लिए आज हमारे साइंटिस्ट बहुत मेहनत कर रहे हैं, रात रात जग के ये समझने का कोशिश कर रहे हैं कि क्रॉप कैसे डिजीज रेजिस्टेंस हो, पेस्ट रेजिस्टेंस हो, साथ ही उसमें मैन्योर या फर्टिलाइजर का कम से कम यूज़ हो, साथ ही साथ वो डायरेक्टली न्यूट्रिशन सॉइल से ले, या आजकल देख रहे होंगे आप टेस्ट क्रॉस या फिर और भी बहुत सारे प्रोसेसर आ गए हैं हमारे मार्केट में, जिसको करके फार्मर्स जो है आसानी से क्रॉप उगा सकते हैं और कम ब्याज में ज़्यादा मुनाफा पा सकते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अ क्रूशियल एक्सपेक्ट टू द सक्सेस of the green revolution in India was the various scientific technologies developed to facilitate more yield. फ्रेंड्स जो ग्रीन रेवोल्यूशन का असली हकदार है, जो उसको बढ़ाने में, जो उसको डेवलप करने में ग्रीन रेवोल्यूशन को मदद किया है, वो हमारे साइंटिस्ट फार्मर में कुछ नए नए टेक्नोलॉजीज ऐसे इन्वेंट किए जिसकी वजह से फार्मर्स को इतनी सहूलियत हो गई है कि वो घर बैठे ही अपना क्या बताऊँ फसल बेच सकते हैं घर बैठे ही। ऑनलाइन तो सब चीज़ हो गया, आप जान रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ उसकी वजह से। अब देखिए कोई भी फार्मर अगर मान लीजिए उसके अंडर कुछ लेबर्स काम कर रहे हैं, वो कल्टीवेशन कर रहे हैं, वो सब चीज़ कर रहे हैं, सब चीज़ देख रहे हैं अपना, ठीक है। और इनको क्या करना है, इनको बस देखना है कि सामान कितना आया, क्रॉप कितना हार्वेस्ट हो रहा है पर ईयर या फिर पर मंथ, डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉप, फिर और भी डिफरेंट टाइप्स है। तो उनको बस देखना रहता है और उसके हिसाब से उनको लेबर्स को ब्याज देना पड़ता है। तो सब चीज़ कितनी आसान हो गया है फ्रेंड्स। मुश्किलें आती हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि आज आसान कर देता हूँ मैं। अभी कोरोना वायरस चल रहा है, इस कोरोना वायरस काल में आप देख रहे होंगे कि कितने फार्मर्स को हमारे तकलीफ़ हो रहा है, दिक्कतें आ रही हैं फसल बेचने में। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट का कमी है अभी। लेकिन मान लीजिए कोरोना वायरस जब ख़त्म हो जाएगा तो इंसान को सहूलियत हो जाएगी। तो आसान तो बन रहा है ना फ्रेंड्स। पहले ज़माने में ऐसा नहीं था। पहले ज़माने में लोगों को खुद से उगाना, खुद से खाना, अगर किसी और को चाहिए तो उसको आके लेना पड़ता था किसानों से। लेकिन आज क्या हो गया, आसान हो गया सब चीज़। आज क्या हो गया, हम लोग डीलर के पास जाते हैं, शॉपिंग मॉल या फिर कहीं भी, वहाँ पे फसल फ्रूट्स पैक्ड राशन जो भी है वो सब उठाते हैं और घर ला के फिर कंज्यूम करते हैं। हमारे लिए आसान हो गया सब चीज़। लेकिन पहले ज़माने में ऐसा नहीं था फ्रेंड्स। पहले ज़माने में बहुत मुश्किल होती थी। पहले लोग टांगा जो होता है ना, जो बैल द्वारा खींचा जाता था, उसका भी इन्वेंशन हुआ फ्रेंड्स बहुत देर बाद, जिसकी वजह से लोगों को तब तक तो बहुत दिक्कत हो गई थी। तो धीरे धीरे फ्रेंड्स ये फैला, ये जो फील्ड है ना एग्रीकल्चर का, ये धीरे धीरे फैला। आज से 200 साल पहले आप सोच भी नहीं सकते इंसानों का क्या हालत था। पहले लोग भूखमरी में मर जाते, पहले लोग कार्निवोरस थे, सिर्फ और सिर्फ जानवरों को मार के खाते थे। लेकिन जब उन्होंने जाना कि प्लांट का प्रोडक्शन हो सकता है, हम कंज्यूम कर सकते हैं, उसको भी खा सकते हैं, फिर लोग समझे कि हाँ इस फील्ड में कुछ किया जा सकता है। और आज देखिए हमारे पास नॉलेज है एग्रीकल्चर के फील्ड में। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। फ्रेंड्स आगे जो टॉपिक है वो मैं बताने वाला हूँ प्लांट प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन
थ्रू इंडिजिनस ट्रेडिशनल नॉलेज। फ्रेंड्स देखिए, इस टॉपिक में जनरली मैं बात करने वाला हूँ ना कि प्लांट को कैसे प्रोड्यूस किया जाता था उस समय में, कैसे आज के फार्मर्स उसको यूज़ करते हैं और प्रोटेक्ट करना चाहिए हमें। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान देना तो जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी ग्रो होता है, एक छोटा सा पौधा ही क्यों ना ग्रो हो, वो एक जिम्मेदारी है हमारे ऊपर या हमारे आने वाले भविष्य के जो बच्चे हैं उनके ऊपर। क्यों? देखिए फ्रेंड्स, प्लांट कैसे बेनिफिशियल है ये मैं नहीं बताऊंगा। मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको पता है मेरे से ज़्यादा, क्योंकि आप एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो, आपको पता है। आपको अगर नहीं पता हो ना फ्रेंड्स, आप बस एक थॉट लाइए दिमाग में कि प्लांट का क्या क्या यूज़ हो सकता है, आपको हज़ारों कारण मिल जाएंगे बस सोचने पे। तो फ्रेंड्स, ये सब जो बातें हैं ना, ये सब आजकल के यंगस्टर या फिर हमारे फार्मर्स ध्यान नहीं देते हैं, जो उनको ध्यान देना चाहिए। ये अनमोल गिफ्ट है हमारे लिए, जो फार्मिंग सेक्टर है वो एक अनमोल गिफ्ट है। आज देखिए, आज अगर हमारे पास फार्मिंग सेक्टर नहीं होता, ये एक सेक्टर है जिसमें कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। आजकल ना धीरे धीरे लोग इसके ऊपर रुक कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन जब पहले इस पे ध्यान नहीं दिया जाता था तब देखिए और आज देखिए, दोनों में बहुत फ़र्क है फ्रेंड्स, बहुत फ़र्क है। और जब ये डेवलप भी नहीं हुआ था उस समय सोचिए लोगों का क्या हालत होता था। तो इसे संभाल कर रखना चाहिए, बचाना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, क्योंकि ये यूनिट ज़्यादा बड़ा नहीं है फ्रेंड्स। इसमें आपको बस इतना ही जानना है कि कैसे आप ट्रेडिशनल नॉलेज, जो एंशिएंट नॉलेज जो था, यानी कि पूर्वजों से मिला हुआ ज्ञान जो भी है, जैसे भी है, वो हम कैसे मॉडर्न कल्टीवेशन में यूज़ कर पाते हैं, मिक्स कर पाते हैं, या फिर उसको कल्टीवेशन में यूज़ कर पाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, इसमें मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं बताया। इंडिजिनस टेक्निकल या ट्रेडिशनल नॉलेज जो बोलिए आप, इस कम्युनिटी लोकल एंड रूरल इन ओरिजिन। देखिए फ्रेंड्स, लोकल हो यानी कि गांव घर वाले, या रूरल हो जो शहर वाले लोग होते हैं, ये दोनों लोग जब कल्टीवेशन करते हैं ना फ्रेंड्स, तो दोनों का उपज में या फिर प्रोडक्शन में ज़्यादा अंतर नहीं आता है। कुछ 19-20 का फ़र्क होगा फ्रेंड्स, उससे ज़्यादा नहीं होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 30-25 जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा फ्रेंड्स। इसलिए क्योंकि जो हमारे फार्मर्स हैं, जो लोकल फार्मर्स हैं, जो गांव में विलेज में रहते हैं, उनके पास ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास ऐसा नॉलेज नहीं है जो हमारे पास है, जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो नॉलेज उनके पास नहीं है। तो यही तो नॉलेज हमें फैलाना है, ताकि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे और हमें फ़ायदा दे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। इट इज़ यूज्ड इन वेदर फॉरकास्ट फॉर गुड seed germination, soil, water and soil fertility management of insect pest and disease of plant and animal, post harvesting and management। देखिए फ्रेंड्स, ये जो छोटा सा पैराग्राफ है इसमें मैंने बहुत चीज़ बोल दिया। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, आप एक बार पॉज करके वीडियो एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ, कर लिया, अब मैं बताता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसमें ये बताया ना साफ साफ कि आप जो कैसे बताऊँ, हाँ, आप या आपके फार्मर्स जो भी हैं, हमारे किसान जो भी हैं, किसान भाई बहन जो भी हैं, वो जब कल्टीवेशन करते हैं तो उनको फ़ायदा होता है। सिर्फ वो ऐसा सोचते हैं कि उनको फ़ायदा होता है, जबकि उनको ये नहीं पता कि वो लाखों करोड़ों इंडियंस का पेट भरते हैं। और हमारे इंडियन जो पीपल हैं, जो सिविलाइजेशन है, जो लोग हैं, उनको भी ये नहीं पता है कि वो पेट भरते हैं, उनको कितना बड़ा औहदा मिलना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ एक चीज़, वो एक ऐसा बंदा है जो किसान होता है, वो एक ऐसा बंदा है जो बिना सूट के, बिना किसी पोस्ट के, बिना किसी एक ऑफिस एसी, शानदार एसी में रहे हुए पूरे 365 दिन पसीना बहाता है, खून पसीना अपना बहाता है खेत में। वो इंडियन पॉपुलेशन मुझे करेंटली नहीं पता, लेकिन 2 से 3 से करोड़ मिनिमम लोगों का वो पेट भरता है। उसकी वजह से अनाज उपज होता है, जिसकी वजह से वो कल्टीवेशन करता है। उसका जो फ़ायदा है वो कोई नहीं जानता, और कोई इसकी अहमियत भी नहीं जानता है। कल को मान लीजिए फ्रेंड्स, हमारे किसान बैठ गए या फिर सिर्फ अपने लिए कल्टीवेशन किया, अपने घर का पेट भरने के लिए, तब हमारे जो पीपल, हमारे जो सोसाइटी है, उनको अकल आएगी, तब उनको समझ में आएगा कि कितना इम्पोर्टेंस है किसानों का। चलिए फ्रेंड्स, अगर सारे किसान हड़ताल पर बैठ गए ना,
तो खाना नहीं खा पाइएगा, और अगर खाना नहीं खा पाइएगा तो काम कैसे कीजिएगा, जिएगा कैसे, आपका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल एशियन नॉलेज जो है ना, हमारा पूर्वजों से मिला हुआ ज्ञान, उसकी हमें इज्जत करनी चाहिए। जिस भी सेक्टर में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, खासकर एग्रीकल्चर में, उसमें डेवलपमेंट करना चाहिए। आजकल देखिए साइंटिस्ट हमारे जो भी एग्रीकल्चर सेक्शन में, वो कितने मेहनत कर रहे हैं। वो इसलिए मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारे जो किसान हैं वो कम उपज में कम ब्याज में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले पाए, जिससे उनका फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक प्लीज़ हिट कीजिएगा, और साथ ही साथ आपको पता है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी नॉलेज मिलता है, थोड़ा भी, एक सुई जितना भी, तब आप ज़रूर इस चैट बॉक्स में लिखिएगा कि ये वीडियो कैसा है, और एक लाइक बटन ज़रूर बनता है। देखिए फ्रेंड्स, हम मेहनत करते हैं, मैं बहुत मेहनत करता हूँ फ्रेंड्स, हम दोनों हम जितने भी यूट्यूबर्स हैं, हम सब मेहनत करते हैं। एक वीडियो बनाने के लिए हमें रात भर जग के इस वीडियो को कंप्लीट करना पड़ता है, रिसोर्सेज लाने पड़ते हैं, और भी बहुत सारे फ्रेंड्स कारण है जो हमें सॉल्व करने पड़ते हैं। फ्रेंड्स, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स, एक लाइक करने में आपको कुछ नहीं जाएगा, एक लाइक कीजिए कम से कम। नहीं भी फ्रेंड्स तो ये सोच के कर लीजिए कि आगे आने वाला जो नॉलेज है, चलिए फ्रेंड्स छोड़िए ये कुछ नहीं कीजिएगा, बस एक काम कीजिए। अगर आपको एक चीटी जितना नॉलेज मिल रहा है, और अगर आप वो नॉलेज को आगे अपने किसान भाइयों या फिर अपने फ्रेंड्स या अपने किसी भी रिलीजन में, अगर एक ये नॉलेज जो मैं आप सीख रहे हैं वो अगर बांट पाए ना, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़ फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, वो जो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था रिलेटेड टैप रूट एंड फाइबर रूट, तो उसका फ्रेंड्स फ्रेंड्स नहीं आया है। एक्चुअली कमेंट बॉक्स में उसका आंसर नहीं दे रहा है फ्रेंड्स। कुछ लोग दिए हैं, बहुत कम लोग दिए हैं, तो उतना से नहीं होगा फ्रेंड। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप हिट कर दीजिए उस वीडियो को। और अगर आपको नहीं पता हो तो फ्रेंड्स एक बार जाके मेरे फॉरेस्ट के जो वीडियोज़ है उसको देख लीजिए, उसमें मैंने बताया था फाइबर रूट और टैप रूट के बारे में कि कौन अच्छा है। जो भी उस वीडियो के बारे में बताएगा सही राइट आंसर देगा, 100 में से 80 लोग अगर राइट आंसर देंगे तो मैं अपना नोट शेयर करूँगा। जो भी इंसान नोट मांगा उसको मैं पर्सनली सेंड करूँगा, जिस भी सब्जेक्ट का। तो फ्रेंड्स, अभी तक आंसर नहीं आया है उस कमेंट बॉक्स में, तो मैं अभी रोज़ देखता हूँ फ्रेंड्स। आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। तब तक के लिए सी या फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय।